Hello aspirants, my name is Drishti Jain and I welcome you to the series of घटना सूत्र। मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं और मेरी यूपीएससी की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। मैंने 3 सीएसई के मेंस और 2 फॉरेस्ट के मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं यूपीएससी में। मैं इस घटना सूत्र सीरीज़ में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ा और याद किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पीटी 365 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो प्रीलिम्स के लिए इनफ और सफिशिएंट होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम साथ ही ट्राई करेंगे कि उसका स्टैटिक से लिंकेज और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देख लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका पूरा करंट अफेयर्स पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलो लेट्स स्टार्ट पीटी 365 द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेज एंड मीन्स एडवांसेस स्कीम। तो रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज द वेज एंड मीन्स एडवांस लिमिट ऑफ स्टेट्स यूटीज़ टू ₹60,118 करोड़ फ्रॉम एग्जिस्टिंग 47,000 करोड़। अब वेज मीन्स एंड एडवांसेस क्या होता है? अभी आरबीआई ने इसको इंक्रीज़ कर दिया, बोल रहा है। डेफिनेशन है एडवांसेस टू स्टेट्स और यूटीज़ प्रोवाइडेड बाय आरबीआई टू मीट टेम्पररी मिसमैचेस। तो टेम्पररी मिसमैच को बैलेंस करने के लिए इन द कैश फ्लो ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर नोन एज वेज एंड मीन्स एडवांस। फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर द यूनियन गवर्नमेंट। तो ये स्टेट, यूटी, यूनियन गवर्नमेंट सबके लिए है। 2 टाइप के होते हैं, नॉर्मल डब्ल्यूएमए और स्पेशल डब्ल्यूएमए। स्पेशल डब्ल्यूएमए को स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी बोलते हैं, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी को एसडीएफ भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? फर्स्ट अ स्टेट यूटी इज़ प्रोवाइडेड फॉर अ स्पेशल डब्ल्यूएमए एंड आफ्टर इट्स एग्जॉशन इट गेट्स अ नॉर्मल डब्ल्यूएमए। तो देखो नाम से आपको लगेगा कि पहले नॉर्मल वाला होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पहले स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी यूज़ करते हैं, उसके बाद नॉर्मल वाली यूज़ करते हैं। स्पेशल डब्ल्यूएमए हैज़ अ लोअर इंटरेस्ट रेट दैन नॉर्मल इंटरेस्ट रेट। इट इज़ लिंक टू रेपो रेट। किससे लिंक होता है? रेपो रेट से लिंक होता है। अपार्ट फ्रॉम डब्ल्यूएमओ, स्पेशल ड्राइंग राइट्स एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल अकोमोडेशन इंस्ट्रूमेंट्स अवेल्ड बाय स्टेट्स और यूटीज़। तो स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी के अलावा एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, वो भी यूज़ करते हैं स्टेट्स और यूटीज़। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर गवर्न अंडर आरबीआई एक्ट 1934। तो किसके अंडर गवर्न होते हैं? आरबीआई एक्ट 1934। अब यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी का और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का। तो स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी क्या होती है? अवेल्ड बाय स्टेट अगेंस्ट कोलेटरल ऑफ कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड, गारंटी रिडम्पशन फंड और ऑक्शन ट्रेजरी बिल्स। तो ये 3 चीज़ों के अगेंस्ट दिया जाता है। सीएसएफ एंड जीआरएफ आर रिजर्व फंड्स। तो ये रिजर्व फंड होते हैं जो मेंटेन करते हैं बाय सम स्टेट विद आरबीआई। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है? फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड व्हेनेवर फाइनेंशियल अकोमोडेशन टू अ स्टेट एक्सीड्स इट्स एसडीएफ एंड डब्ल्यूएमए लिमिट। तो जब एसडीएफ को भी हटा देते हैं, मतलब एग्जीड कर देते हैं, और डब्ल्यूएमए लिमिट्स को भी एग्जीड कर देते हैं, तब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज़ करते हैं। जनरली स्टेट गवर्नमेंट और यूटीज़ कैन अवेल ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑन 14 कॉन्जिक्यूटिव डेज। उसके बाद रिलैक्सेशन आरबीआई दे सकती है। फिर है नेक्स्ट टॉपिक अदर की डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू आरबीआई। तो है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेज्ड कंसर्न्स ओवर बैंक्स हाई क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो एंड आस्क्ड देम टू रिड्यूस इट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि आपका काफ़ी ज़्यादा है, इसको आप कम करो, बैंक्स को बोला है, ठीक है। अब क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्या होता है? इट इज़ द रेशियो इन विच दिस रेशियो इज़ अ फाइनेंशियल मेट्रिक रिप्रेजेंटेटिंग द परसेंटेज ऑफ लोन्स अ बैंक हैज़ इशूड रिलेटिव टू इट्स टोटल डिपॉजिट्स। तो क्या है, इसमें बोल रहा है कि उतना परसेंटेज ऑफ लोन, मतलब ये बताता है कितना परसेंटेज ऑफ लोन इशू किया है बैंक ने विथ रिस्पेक्ट टू इट्स डिपॉजिट, कितना डिपॉजिट और कितना लोन इशू किया है। इट इज़ द रेशियो ऑफ हाउ मच अ बैंक लेंड्स आउट ऑफ इट्स डिपॉजिट इट हैज़ मोबिलाइज्ड। A higher CD ratio suggests that a significant portion of the bank's resources are allocated to loans. तो higher CD रहेगा तो पता चलेगा कि significant portion loans को दिया हुआ है। It could potentially stimulate economic growth but also implies higher risk. तो economic growth तो हो सकती है, but ये higher risk वाला काम भी है। According to RBI's financial stability report, CD ratio peaked at 78.8%, highest in 2005 in December 2023. And over 75% of banks with CD ratios above 75% were private sector banks. तो ये मैक्सिमम कौन थे? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। की रीजंस क्या है हाई CD रेशियो का? हायर क्रेडिट ग्रोथ, राइजिंग क्रेडिट रिटेल क्रेडिट एंड इंक्रीजिंग लोन्स टू बिजनेसेस एंड MSMEs। फिर स्लोअर डिपॉजिट ग्रोथ, कस्टमर्स आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स एंड डाइवर्टिंग फंड्स टू कैपिटल मार्केट्स, स्लोइंग डिपॉजिट ग्रोथ।
ठीक है, तो ये हुआ हाई क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का मीनिंग। फिर नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ हाई क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो ऑन बैंक। इसका क्या इम्पैक्ट होगा? प्रेशर ऑन नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज अ मेजर ऑफ नेट रिटर्न ऑन बैंक्स अर्निंग एसेट्स लाइक इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज, लोन्स एक्सेट्रा। फिर लिक्विडिटी रिस्क। बैंक्स में बी अनेबल टू टाइमली मीट पेमेंट ऑब्लिगेशंस, तो टाइमली मीट नहीं कर पाएंगे पेमेंट ऑब्लिगेशंस को। फिर क्रेडिट रिस्क, बोरोवर्स कुड डिफॉल्ट ऑन देयर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस। सही बात है, तो बोरोवर्स डिफॉल्ट भी कर सकते हैं। ये सब रिस्क होते हैं हाई क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो के। तो ये हुआ हमारा क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का टॉपिक। आई होप ये समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। The RBI has announced that Financial Inclusion Index has risen to 64.2% in March 2024 from 60.1% in March 2023. तो ये बढ़ गया है, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की बात करें तो इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स इनकॉर्पोरेटिंग डिटेल्स ऑफ बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पोस्टल एज वेल एज पेंशन सेक्टर. It captures the extent of financial inclusion across the country. Single value index 0 to 100 where 0 is complete exclusion and full is 100 inclusion. मतलब जब फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की बात करें तो जब 100 होगा तो फुल इंक्लूजन है. क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं? एक्सेस, यूजेस एंड क्वालिटी. इट इज़ पब्लिश्ड एनुअली इन जुलाई. ठीक है, कब पब्लिश होता है? जुलाई में. और कौन पब्लिश करता है? आरबीआई. नेक्स्ट है रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम. तो रिजर्व बैंक की इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम आई है. RBI released annual report of Ombudsman scheme, the first standalone report. तो ये फर्स्ट रिपोर्ट है जो स्टैंड रिपोर्ट है RBI की, रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम 2021. अब इस स्कीम के बारे में देख लेते हैं. ये 2021 में लॉन्च हुई है एज अ पार्ट ऑफ अल्टरनेटिव ग्रीवेंस रिड्रेसल फ्रेमवर्क ऑफ RBI. अल्टरनेटिव ग्रीवेंस रिड्रेसल फ्रेमवर्क के पार्ट में फॉर रिजॉल्विंग कंज्यूमर ग्रीवेंसेस इन रिलेशन टू सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रेगुलेटेड एंटिटीज ऑफ RBI. फॉर्मेशन under the Banking Regulation Act 1949, RBI Act 1934 and Payment Settlement System Act 2007. ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट फ्री रिड्रेसल ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स. कॉस्ट फ्री रिड्रेसल, ठीक है. कवरेज है स्कीम कवर्स द फॉलोइंग रेगुलेटेड एंटिटीज: ऑल कमर्शियल बैंक्स, RRBs, शेड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स विद डिपॉजिट साइज ऑफ ₹50 crore एंड अबव. फिर नेक्स्ट है all non-banking financial companies except housing finance companies authorized to accept deposits or have customer interface with an asset size of ₹100 crore and above. All payment system participants and credit information companies. ये सब ठीक है. फिर अपॉइंटमेंट ऑफ ombudsman में क्या होता है? RBI में अपॉइंट वन और मोर ऑफ इट्स ऑफिसर्स इज ombudsman एंड डिप्यूटी ombudsman फॉर अ टेन्योर ऑफ नॉट एक्सीडिंग 3 years एट अ टाइम. तो 3 साल से ज़्यादा के लिए नहीं, बट ombudsman और डिप्यूटी ombudsman अपॉइंट करेगा RBI. फिर हैंडलिंग ऑफ कंप्लेंट्स. तो डिड्रेसल और एडजुडिकेशन ऑफ कंप्लेंट्स इज प्रेजेंटली हैंडल्ड बाय 24 ऑफिसेज ऑफ RBI ombudsman एंड सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर. तो ये जो बॉडीज़ हैं ये हैंडल करती है अभी कंप्लेंट्स को, ठीक है. तो ये हुआ ombudsman स्कीम के बारे में. फिर नेक्स्ट है ओमनिबस फ्रेमवर्क फॉर रिकॉग्नाइजिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर रेगुलेटरी एंटिटीज़. Reserve Bank of India finalized the Omnibus Framework for recognizing self-regulatory organizations for regulated entities. ठीक है. ऑब्जेक्टिव क्या है SROs का? ऑब्जेक्टिव है includes promoting compliance culture, support to smaller entities, act as collective voice of members, collect sectoral information and encourage R&D culture. ठीक है. फिर एलिजिबिलिटी क्या है? SRO है जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन can be set up as a non-profit company registered under Section 8 of Companies Act 2013. तो Section 8 के अंदर रजिस्टर्ड है वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी. It should have adequate net worth, sufficiently diversified shareholding and must represent the sector. Characteristics क्या होगा? SRO shall have sufficient authority derived from membership arrangements along with strong governance mechanism. It shall develop standards for improving compliance culture and surveillance methods for sector monitoring. फिर गवर्नेंस फ्रेमवर्क में क्या होता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, बायलॉज शेल प्रोवाइड फॉर मैनर ऑफ फंक्शनिंग ऑफ गवर्निंग बॉडी एंड स्पेसिफाई द फंक्शंस ऑफ SRO. एटलीस्ट 1/3 ऑफ मेंबर्स इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग चेयरपर्सन शेल बी इंडिपेंडेंट. तो 1/3 इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है. कंप्लाइंस विद रिलेवेंट एक्ट्स, रेगुलेशन, गाइडलाइंस, डायरेक्शंस और सर्कुलर्स इशूड बाय RBI. तो बेसिकली ये वाला जो है ना ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है अभी न्यूज़ में था इसलिए हमने पढ़ लिया. The next topic is universal banks. RBI sets eligibility criteria for small finance banks to transit into universal banking under on-tap licensing.
तो क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है आरबीआई ने कि स्मॉल फाइनेंस बैंक कैसे यूनिवर्सल बैंकिंग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। स्मॉल, ये यूनिवर्सल बैंकिंग है, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स कैसे यूनिवर्सल बैंकिंग में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। यूनिवर्सल बैंक्स क्या होते हैं? यूनिवर्सल बैंक्स आर बैंक्स दैट ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, बहुत ज़्यादा वाइड रेंज होता है उनका, बियॉन्ड कमर्शियल बैंक्स एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सच एज इंश्योरेंस। तो ये कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक का तो काम करते हैं, प्लस इंश्योरेंस वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। Until now, SFBs are allowed to primarily undertake basic banking activities of acceptance of deposits and lending to unserved and underserved sections. तो अभी तक क्या होता था, इनको बस प्राइमरी बैंकिंग एक्टिविटीज़ करने के लिए अलाउ किया गया था। लेकिन अब ऑन टैप लाइसेंसिंग की बात हो रही, तो वो क्या होता है, वो 2016 में स्टार्ट हुआ है, फॉर अलाउइंग बैंक्स टू अप्लाई फॉर बैंकिंग लाइसेंसेज विद आरबीआई थ्रू आउट द ईयर। तो अब थ्रू आउट द ईयर आप लाइसेंसेज ले सकते हो। इसके पहले क्या होता था, बैंक लाइसेंसेज वर ग्रांटेड अपॉन इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय आरबीआई टू प्रोस्पेक्टिव प्लेयर्स। इसके पहले होता था जब आरबीआई एप्लीकेशन निकालती थी और उसके हिसाब से आप अप्लाई करते थे, तब लाइसेंस मिलता था। अब क्या एलिजिबिलिटी है फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स टू ट्रांजिशन इनटू यूनिवर्सल बैंक? सबसे फर्स्ट है नेटवर्थ। तो मिनिमम 1000 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए एसएफबीज का। स्टेटस, एसएफबीज मस्ट बी शेड्यूल्ड बैंक्स विद सेटिस्फैक्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ परफॉर्मेंस फॉर अ मिनिमम ऑफ 5 साल। तो 5 साल के लिए सेटिस्फैक्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी, लास्ट 2 ईयर फाइनेंशियल ईयर्स में नेट प्रॉफिट होना चाहिए। एसेट क्वालिटी, जीएनपीए और एनएनपीए मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 3% एंड 1%। फिर स्टॉक लिस्टिंग, शेयर्स मस्ट बी लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। फिर प्रमोटर रिक्वायरमेंट, नो एडिशन ऑफ न्यू प्रमोटर्स और चेंजेस टू एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स इज परमिटेड ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन। नो चेंजेस आर अलाउड टू प्रमोटर शेयर होल्डिंग डाइल्यूशन प्लान प्रीवियसली अप्रूव्ड बाय आरबीआई। अब प्रेफरेंस की बात करें तो एसएफबीज विद अ डाइवर्सिफाइड लोन पोर्टफोलियो विल बी प्रेफर्ड। जिनका डाइवर्सिफाइड लोन पोर्टफोलियो होगा उनको प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं, इनका जेनेसिस पढ़ लेते हैं सबसे पहले। ये यूनियन बजट 2014-15 में अनाउंस हुए थे फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। रजिस्ट्रेशन है रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013, अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 विथ नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन वेयर टू ऑपरेट। लाइसेंसिंग होती है। कैपिटल रिक्वायरमेंट 200 करोड़ एक्सेप्ट फॉर फ्यू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड 75% ऑफ देयर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर, ठीक है। तो प्रायोरिटी सेक्टर को देते हैं। उसके बाद आते हैं अपन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। द आरबीआई आस्क्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग अप अ डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को बोला है कि जो आप डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड बनाते हो उस प्रैक्टिस को स्टॉप करो। तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड क्या होता है, सेटअप बाय अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स थ्रू अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स टू पे डिविडेंड्स इन द फ्यूचर ईयर्स। तो डिविडेंड जो बाद में देना रहता है उसके लिए फंड बनाते हैं। व्हेन प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट और द बैंक हैज़ पोस्टेड अ नेट लॉस। किस केस में, जब प्रॉफिट्स इनसफिशिएंट हो प्रॉफिट, या तो फिर नेट लॉस हो। However, current rules distinctly prohibit making such payments from previously accumulated profits or reserve. As a one-time measure, RBI also permitted UCBs to transfer the money in the dividend equalization fund to general reserves or free reserves to provide better treatment of these balances for regulatory capital purpose. तो बेसिक गाइडलाइंस बता रहे हैं। फिर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में पढ़ लेते हैं। लीगल स्टेटस, ये रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी के जैसे होते हैं, आइदर अंडर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ 2002। अब डुअल रेगुलेशन होता है। आरबीआई करती है रेगुलेट एंड सुपरवाइजेस बैंकिंग फंक्शंस अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, और स्टेट और सेंट्रल रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि वो उसी के अंदर रजिस्टर है, वो मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर मैटर्स को देखते हैं। फिर लेंडिंग की बात करते हैं तो मैंडेटेड टू अचीव प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट ऑफ 75% बाय मार्च 2026 एंड आर अलाउड टू लेंड मनी फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। तो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए मनी दे सकते हैं। आरबीआई's रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैटेगराइजेज यूसीबीज इनटू 4 टायर्स। तो 4 टायर में डिवाइड करती है, 1, 2, 3, 4 इसके अलग अलग लिमिट्स और टारगेट्स है, ये याद नहीं करना है। अब इनिशिएटिव्स क्या के लिए गए हैं यूसीबीज को स्ट्रेंथन करने के लिए? फर्स्ट है बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020, वो आरबीआई को पावर देता है सुपरसीड करने के लिए बोर्ड ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स को। इट ब्रॉट मैनेजमेंट, गवर्नेंस, वाइंडिंग अप एक्सेट्रा अंडर आरबीआई's परव्यू। फिर एज ऑफ एक्सपेंशन, सम यूसीबीज आर अलाउड टू ओपन न्यू ब्रांचेस अप टू 10%, मैक्सिमम 5 ब्रांचेस ऑफ एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ ब्रांचेस इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। तो बैंक एक्सपेंशन, ब्रांच एक्सपेंशन में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिली है। फिर
फिर NUCFDC, नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है UCBs का, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया। अब ये देखते हैं NUCFDC क्या है, जो पढ़े थे। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, RBI के साथ रजिस्टर्ड है एज ए टाइप 2 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अभी क्या होती है, जो टाइप 2 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है, नॉन डिपॉजिट वाली, वो पब्लिक फंड्स एक्सेप्ट कर सकती है एंड और हैज़ अ कस्टमर इंटरफेस। इट विल ऑपरेट एज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सेक्टर। द नीड फॉर UO, umbrella organization for India's urban cooperative sector, was highlighted by RBI working group under NS विश्वनाथन ने बोला था ये बनाने in 2006। मेजर फंक्शंस क्या है, लिक्विडिटी एंड कैपिटल सपोर्ट, रेगुलेटरी कंप्लाइंस और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, ये इसके मेजर फंक्शंस हैं, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क फॉर प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। RBI issued prompt corrective action framework for primary urban cooperative banks। अब की फीचर्स क्या हैं इसके, ऑब्जेक्टिव है टू एड्रेस द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स विद ग्रेटर प्रिसिशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव होगा April 1, 2025 से, रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क। एप्लीकेशन टू ऑल UCBs इन Tier 2, 3 and 4 कैटेगरीज विद द एक्सेप्शन ऑफ दोज अंडर ऑल इंक्लूसिव डायरेक्टिव्स। फिर कैपिटल, एसेट क्वालिटी, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ UCBs विल बी द की एरियाज फॉर मॉनिटरिंग। A financially unsound and ill-managed UCB can be brought under PCA if it breaches the risk threshold. Next है the exit from PCA and withdrawal of restrictions. If no breaches in risk thresholds in any parameters are observed as per 4 successive quarterly financial statements. ठीक है, तो ये हुआ प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क फॉर प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। नेक्स्ट है 50 years ऑफ इंडियन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर्स। India's first microfinance institution, Self-Employed Women's Association Bank, सेवा, established in 1974, completed 50 years। तो कितने साल हो गए, 50 साल हो गए। अब माइक्रो फाइनेंस और माइक्रो क्रेडिट के बारे में देखते हैं। तो ये क्या है, इट ऑफर्स फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक स्मॉल वैल्यू लोन्स टू मार्जिनलाइज्ड एंड पुअर इंडिविजुअल्स हु लैक एक्सेस टू फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम। ऑल कोलेटरल फ्री लोन्स टू इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू लो इनकम हाउस होल्ड्स एक्सेट्रा। Households having annual income of up to 3 lakh are treated as microfinance loans RBI के द्वारा, ठीक है। Microfinance institutions usually charges higher interest rates compared to those charged by commercial banks। तो microfinance institution होते हैं ना, वो higher interest rate चार्ज करते हैं। बैकग्राउंड क्या है, नोबल लॉरेट मोहम्मद यूनुस laid the foundation of modern MFPIs with establishment of ग्रामीण बैंक in बांग्लादेश। तो ग्रामीण बैंक बांग्लादेश में इस्टेब्लिश किया था इन्होंने। फिर नेक्स्ट है रेगुलेशन इन इंडिया। रेगुलेशन इन इंडिया, RBI इज रेगुलेटरी बॉडी फॉर MFPIs ऑपरेटिंग इन अ कंट्री। RBI's मालेगाम कमिटी रिकमेंडेड फॉर फ्रेमवर्क टू रेगुलेट NBFC MFI। कौन सी कमिटी, मालेगाम कमिटी। फिर नेक्स्ट है इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया। फर्स्ट प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रोवाइडिंग लोन्स ऑफ अप टू 10 lakh टू नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेस थ्रू कमर्शियल बैंक NBFC। लोन्स अंडर मुद्रा आर कैटेगराइज्ड एज शिशु, किशोर एंड तरुण। किसके अंदर, शिशु, किशोर और तरुण। फिर 2024 यूनियन बजट इनैक्टेड लिमिट, enhanced limit to ₹20 lakh from current 10 lakh for those who have availed and successfully repaid loans previously taken under Tarun category। अब recognition of self-regulatory organizations, in 2014 the RBI recognized the microfinance institutions network and साधन as SRO। तो इनको SRO के जैसे recognize किया है। फिर harmonized regulations, in 2022 RBI introduced harmonized regulations for all regulated entities engaged in microfinance। फिर आता है नेक्स्ट SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम। तो किसने इनिशिएट किया है, नाबार्ड ने इनिशिएट किया है 1992। कब, 1992 में। इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू द अनरीच्ड एंड अंडरसर्व्ड पुअर हाउस होल्ड्स। इन एन SHG ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ लोन दैट एन इंडिविजुअल मेंबर टेक्स। द रीजनल रूरल बैंक्स एंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक सपोर्ट SHG। ये किसको सपोर्ट करते हैं, SHG को सपोर्ट करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंड 4 NBFCs। तो RBI ने 4 NBFC को बैन किया है।
from granting loans exercising its power under section 45L(1)(b) of RBI Act 1934। कौन से एक्ट से? RBI Act 1934। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होती है? इट इज़ अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956-2013, primarily engaged in lending activities but excludes institutions mainly involved in agriculture, industrial activity, trading goods except securities, and providing any services and sale, purchase, construction of immovable property। ठीक है। फिर रेगुलेशन की बात करें तो नेशनल हाउसिंग बैंक है, रेगुलेट्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। सेबी है जो रेगुलेट करता है मर्चेंट बैंकर, वेंचर कैपिटल फंड कंपनी, स्टॉक एक्सचेंजेस, स्टॉक ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स को। फिर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो रेगुलेट करता है इंश्योरेंस कंपनीज़ को। फिर स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो रेगुलेट करते हैं चिट फंड कंपनीज़ को। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है जो निधि कंपनीज आर रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, अलग अलग चीज़ों का रेगुलेशन अलग अलग लोगों के पास है। फिर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैंक्स एंड एनबीएफसीज? एनबीएफसीज कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। क्या नहीं कर सकते? ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फिर एनबीएफसीज डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन नॉट इशू चेक्स ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। तो ये क्या करते हैं? डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं है एंड कैन नॉट इशू चेक्स ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। The deposit insurance facility of Deposit Insurance and Guarantee Corporation is not available to depositors of NBFC। ठीक है, ये depositor of NBFC के पास available नहीं है। Established under DICG Act 1961, DICGC covers all commercial banks, includes branches of foreign banks functioning in India, local area banks and regional rural banks। DICGC इंश्योर्स ऑल बैंक डिपॉजिट्स। तो ये कितने तक के बैंक डिपॉजिट को इंश्योर करता है? अप टू अ मैक्सिमम ऑफ ₹5 लाख। ये ध्यान रखना। अब व्हाट इज़ स्केल बेस्ड रेगुलेशन फॉर एनबीएफसी? तो उसमें स्केल बेस्ड रेगुलेशन में सबसे पहले क्या होता है? सेग्रीगेशन ऑफ एनबीएफसी। एनबीएफसीज आर सेग्रीगेटेड इनटू 4 लेयर्स बेस्ड ऑन देयर साइज, एक्टिविटी एंड परसीव्ड लेवल ऑफ रिस्कीनेस। किस चीज़ के हिसाब से? साइज़ के हिसाब से, एक्टिविटी के हिसाब से और परसीव्ड लेवल ऑफ रिस्कीनेस। डिफरेंशियल रेगुलेशन। Each tier is subject to different regulatory requirement tailoring to its size and risk profile। तो अलग अलग रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अलग अलग गाइडलाइंस हैं। तो सबसे पहले है नीचे बेस लेयर, फिर मिडिल लेयर, फिर अपर लेयर, फिर टॉप लेयर। तो बेस लेयर में कंसिस्ट ऑफ एनबीएफसी हैविंग एसेट साइज ऑफ लेस देन 1000 करोड़। फिर सेकंड में नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी हैविंग एसेट साइज ऑफ ग्रेटर देन 1000 करोड़ एंड ऑल डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। थर्ड है small set of NBFC which are significant from the point of view of systematic risk spillover। फिर लास्ट है NBFC just to be extreme in supervisory risk perception would be pushed to the top। ठीक है, फिर रिलेटेड न्यूज़ में क्या है? NBFC पीयर टू पीयर लेंडिंग रेगुलेशन मास्टर रेगुलेशन बाय RBI। तो RBI ने एक रेगुलेशन निकाला है। P2P लेंडिंग इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल लेंडिंग एंड बोरोइंग मनी डायरेक्टली थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म से बोरोइंग और लेंडिंग करते हैं without the involvement of traditional financial institutions like banks। Regulation क्या? NBFC P2P lending platforms are supposed to act as an intermediary for P2P lending participants, limiting exposure of a lender across all P2P first NBFC P2P lending platforms are supposed to act as an intermediary for P2P lending participants। और next limiting exposure of a lender across all P2P platforms to ₹50 lakhs। और लास्ट है प्रोहिबिट्स P2P प्लेटफॉर्म्स फ्रॉम प्रमोटिंग P2P लेंडिंग एज एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट एंड क्रॉस सेलिंग एनी इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ठीक है, तो आई होप ये समझ आया होगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। RBI's बाई एनुअल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इसके कुछ PYQ भी है जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, RBI's बाई एनुअल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हाईलाइट्स अचीवमेंट्स इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो टारगेट है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज़ करती है RBI। इट इज़ एन असेसमेंट ऑफ सब कमिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी असेसमेंट है। ठीक है, इट हाईलाइट्स दैट शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ग्रॉस NPA एंड नेट NPA रेशियोज फेल टू मल्टी ईयर लोज ऑफ 2.8 and 0.6% respectively at the end of March 2024। अब NPA क्या है? NPA इज़ अ लोन और एडवांस दैट इज़ ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। तो जो लोन को 90 डेज तक नहीं चुकाया गया है वो NPA है। ग्रॉस NPA refers to sum of all loan assets that are classified as NPAs। तो ग्रॉस NPA बोलते हैं ऑल लोन एसेट्स जिनको NPA के जैसे क्लासीफाई किया गया है। अब अपन ने FSDC पढ़ा था ना, तो FSDC क्या है? FSDC was set up as an apex level forum in 2010 to strengthen and institutionalize the mechanism
for maintaining financial stability, enhancing inter-regulatory coordination and promoting financial sector development. ठीक है, फिर कंपोजिशन की बात करते हैं तो चेयरमैन ऑफ FSDC इज़ फाइनेंस मिनिस्टर. Its members include heads of financial sector regulators, SEBI, PFRDA, IRDAI, RBI, Finance Secretary, and Secretary to the Department of Economic Affairs, Secretary Department of Financial Services, and Chief Economic Advisor. ये सब इसके members होते हैं. ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ NPA देखते हैं तो उसमें लॉस एसेट्स होते हैं, सबस्टैंडर्ड एसेट होते हैं और डाउटफुल एसेट्स होते हैं. लॉस एसेट्स का मतलब होता है एसेट्स विद आइडेंटिफाइड लॉसेज नॉट फुली रिटर्न ऑफ. आइडेंटिफाइड लॉसेज हैं वो. फिर सब स्टैंडर्ड एसेट्स होते हैं एसेट्स क्लासिफाइड एज सब स्टैंडर्ड फॉर अप टू 12 मंथ्स. डाउटफुल एसेट्स होते हैं एसेट्स रिमेनिंग सब स्टैंडर्ड फॉर ओवर 12 मंथ. ये और ज़्यादा 12 महीने तक रहते तो वो डाउटफुल एसेट हो जाते हैं. अब स्टेप्स क्या क्या लिए गए हैं एनपीए को कम करने के लिए, तो सरफाजी एक्ट है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है 2016 का, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है जो स्ट्रेस्ड एसेट्स को रिजॉल्व करती है अबव 500 करोड़. फिर प्रवाह पोर्टल है, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन. फिर आरबीआई रिवाइज्ड एनपीए प्रोविजनिंग नॉर्म्स फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स. इसमें बैड और डाउटफुल डेट रिजर्व बताया है और इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स बताया है. प्रोविजनिंग मीन्स बैंक सेट्स असाइड द प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट फ्रॉम प्रॉफिट्स टू कवर प्रोबेबल लॉसेस. तो प्रोबेबल लॉसेस को कवर करने के लिए हम स्पेसिफाइड अमाउंट रखते हैं. अब इसमें एक और टर्म है को लेंडिंग. तो फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ आस्क्ड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू फॉर्म अ कमिटी टू टैकल को लेंडिंग इशू. तो को लेंडिंग इशू को टैकल करने के लिए एक फाइनेंस मिनिस्टर ने एक गाइडलाइन बताई है. इट इज़ एन अरेंजमेंट वेयर मल्टीपल लेंडर पार्टनर्स टू प्रोवाइड लोन्स टू बोरोवर. तो बहुत सारे लेंडर्स होते हैं जो बोरोवर को एक साथ लोन प्रोवाइड करते हैं. दिस हेल्प्स इंक्रीज लेंडिंग कैपेसिटी